नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग-अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं, जो सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हों। आज इसी कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं हेमा एक्का जी से, जो कि आदिवासी संस्कृति को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी सालों से काम कर रही हैं। ना ही सिर्फ आदिवासियों के लिए बल्कि औरतों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज तक वो 15,000 औरतों को एम्पावर कर चुकी हैं लाइवलीहुड को लेकर के। साथ ही साथ वो चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर ST/SC वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जनरल सेक्रेटरी हैं और आज हमारे बीच चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जनजातीय संस्कृति को समृद्ध करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? इसकी शुरुआत 2005 में हुई है और ख़ास तौर पे महिलाओं को लेकर हुई है। तो जैसा हमारी जनजाति महिलाओं के बारे विषय में बात करते हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग जगह में काम करती हैं। उनको देखते हुए मैं 2005 से मैं अपने काम को शुरुआत की। जी, 2005 से आप काम कर रहे हैं और अभी आप चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर ST/SC वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो ये जो जर्नी रही है 2005 से लेकर के अब तक की, उसको अगर आप बताना चाहें। जिस तरह से मेरे काम को 2005 से जब मैं शुरू की हूँ, तो महिलाओं के लिए जब मैं काम कर रही हूँ, इसी को काम को देखते हुए 2005 से लेकर जो काम कर रही हूँ, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक सुंदर मौका दिया और मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया है, जिसमें 18 राज्यों में काम होता, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर और हमारे जितने भी आदिवासी लोग हैं उन सबों को लेकर काम होता है। और अभी तक आपकी शुरुआत में मैंने कहा कि 15,000 औरतों को आपने एम्पावर किया है, तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है? कैसे आप महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ती हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे उनको मोटिवेट करती हैं? जी हाँ, उद्यमी अगर देखिए, हर कोई एक उद्यमी होता है, शुरू से हर कोई एक उद्यमी होता है, पर अपने गुण को वो कभी पहचान नहीं पाता। तो जिस तरह से उद्यमी बनने के लिए सबसे पहले एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि महिलाओं को एक जगह इकट्ठा करके, जैसे छोटे छोटे ट्रेनिंग होता है, चाहे वो मोमबत्ती हो, कैंडल मोमबत्ती हो या फिर अगरबत्ती हो, इस तरह से छोटे छोटे जितने काम हैं, मशरूम वगैरह हो गया, ये सारे कामों को कराते हुए महिलाओं को इस स्रोत से जोड़ा जाता है। जी, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे मैम कि क्या आप खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और क्या कुछ संघर्ष रहा है आपका अब तक? जी हाँ, मैं उराम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरा संघर्ष रहा है, इसमें बहुत संघर्ष रहा है, क्योंकि एक महिला होने के नाते उराम समाज में, आदिवासी समाज में महिलाओं को सामने नहीं छोड़ा जाता है। किसी भी क्षेत्र में परिवार से बाहर निकल के काम करने का अनुमति नहीं होता है। जी। तो इसी तरह अगर एक काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे बाधाएं आती है। तो वो बाधाओं को दूर करते हुए आज यहाँ तक जो पहुँचे हैं, जो घर से बाहर निकल कर हम काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण रहा है। क्योंकि आप आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तो आपको कैसा लगता है एक आदिवासी खुद होकर के कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव है? ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। आज जैसा प्रेसिडेंट मैडम इतने ऊपर पद पे आज है, जो कि हमारे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। तो आज वो एक आदिवासी समाज से आज बिलोंग करती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। जी, अगर बात करें आपके जनजातीय संस्कृति को प्रिजर्व करने की, तो अगर हम जब भी किसी भी कल्चर की बात करते हैं तो उसमें उनका फूड आता है, उनके ज्वेलरीज आएंगे, उनके डायलेक्ट्स आएंगे। और आपको मैम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से क्विजीन के लिए, ट्राइबल क्विजीन के लिए अवार्ड भी मिला है। तो वो क्या कुछ रहा था, किस लिए वो अवार्ड मिला था, उस विषय में जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे आदिवासी कल्चर में खान पान और परिधान, ये तीन चीज़ बहुत मुख्य होता है। तो खान पान भी जो है, हमारा खान पान जो है, हम कभी उसको समाज के सामने या दुनिया के सामने हम कभी भी उसको सामने में नहीं लाते। हम उससे शर्माते हैं या फिर उसे ढकते हैं। हमारा परिधान भी आज जो विलुप्त होते जा रहा है, आज उसके लिए भी काम होता है कि हमारा परिधान कैसा है, हमारा अलंकार कैसा है, जो कि आज के युवा पीढ़ी सभी चीज़ को, खान पान, परिधान और उनका वेशभूषा, सारे चीज़ को लुप्त होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। और अभी के समय में जो यंग मास है, हमारे जितने युवा पीढ़ी है, नई परिधान की ओर अग्रसित है। तो इसी वजह से हम कोशिश किए हैं हमेशा कि हमारा ट्राइबल खान पान, परिधान और अलंकार, ये तीन चीज़ उसको किस तरह से बचाया जाए, उसके ऊपर हमेशा से हम काम किए हैं।
और कोशिश करते हैं, जैसा हमारा भी ट्राइबल एफर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हमें सम्मानित किया गया। जो हमारा खाना है, जैसा हम बोलते हैं गुंदली, गुंदली जो एक मिलेट राइस में भी आता है, तो गुंदली भी एक छोटा प्रजाति होता है जो कि लोग भूलते जा रहे। गुंदली को लोग कभी पहचानते नहीं, जो कि बहुत ही पौष्टिक खाना है। इस वक्त अभी जिस तरह से हम देखते हैं देश में, हमारे समाज में अभी मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन आज हम परंपरागत खान पान अगर हम देखते हैं तो हम अपना मिलेट के ऊपर ही सब कुछ देखते हैं, जो कि हमारा वो पूर्वज से ये खान पान चलते आ रहा था। आज उसी चीज़ को संयोग कर मैं काम कर रही हूँ और मिलेट के ऊपर। और जैसा हमारा ट्राइबल फूड हो गया, जैसा इधर हम बोलते हैं दिमता बोलते हैं, एक छोटे चीटी होता है। अच्छा। छोटे चीटी होता है, ये सबको लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन जैसा कोविड के टाइम में इसका बहुत ही चलन हुआ, जो कि हमारा लंग्स को वो खोलता है और वो बहुत ही हाजमा के लिए बहुत अच्छा औषधि के रूप में काम करता है। तो ये जो हमारा ट्राइबल खान पान है, जो कि दुनिया के सामने छुपा हुआ है और लोग उसको सामने में लाने में वो शर्माते हैं, तो ये सारे चीज़ों को लेकर मैं सामने जब आई हूँ तो इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। जो आपको अवार्ड मिला था मैम, जो आपने जो क्विजीन बनाया था वो क्या था, और आपका ना खाने से इंटरेस्ट कैसे, मतलब आपको किसने खाना बनाना सिखाया, कि आपकी माँ से आपने देख करके सीखा है जी? तो उस बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं खाने और किचन से हमेशा दूर रही हूँ। अच्छा। पर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अपने ट्राइबल खाना को, उराम खाना को प्रेजेंट करना पड़ा। अच्छा। तो उस वक्त मैं माँ को लेकर सामने गई और अपने खाना को किस तरह से बनाना है, तो उस समय उसने एक बात को बोली कि जैसा हमारा थापड़ी रोटी होता है, ट्राइबल मुख्यतः चावल के ऊपर ही डिपेंड करता है और हर बात पे चावल होता है। तो जैसा ट्राइबल फूड में हम देखते हैं थापड़ी रोटी बोलते हैं, जो चावल के आटे से बनता है, तो थापड़ी रोटी। और जैसा चिकन, जैसा चिकन होता है और गुंदली का खीर, ये तीन चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत ही आगे लेके गया। और मड़वा का सूप, जो मड़वा मिलेट हम जिसे बोलते हैं, मड़वा का सूप होता है, ये 3-4 चीज़ जो कि मुझे बहुत आगे तक लेके गया। जैसा आदिवासियों का कहना है कि शिकार के बिना हर खाना अधूरा होता है, तो हमारे ट्राइबल में भी वही चीज़ है, चावल और शिकार, ये दो चीज़ ही सबसे ज़्यादा मुख्यतः मान्यता रखती है। क्योंकि जैसा लोग जंगल में रहते हैं, जंगलवासी भी हैं, तो जंगल के लोग भी जिस तरह दो चीज़ पे ही ज़्यादातर निर्भर करते हैं, चावल और शिकार के ऊपर। तो ये दो चीज़। और गुंदली, गुंदली एक छोटा अनाज होता है जो कि कहा जाता है कि चावल से पहले ये अपना दुनिया में ये आया था। जैसा एक समय में हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी जो बोलते थे घास की रोटी खाते थे, ये घास की रोटी कोई और दूसरा चीज नहीं, ये गुंदली ही है। गुंदली है जिसे हम इस क्षेत्र में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जिसे हम चावल के रूप में, उसे भात के रूप में हम उसे व्यवहार करते हैं जी। अगर हम आदिवासियों की बात करें, क्या कुछ अभी तक कारण रहे हैं जिसकी वजह से वो अभी भी मुख्य धारा से उतनी तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं? उनके पिछड़े होने का क्या कुछ कारण है? अभी भी पिछड़े होने का एक ही कारण है कि अगर हम यहाँ बात करें तो कुछ पुरुष प्रधान जिस तरह से देश होता है, तो उसी तरह समाज में भी महिलाओं को इतना सुयोग नहीं मिलता कि वो आगे बढ़ के काम करे, बाहर निकल के काम करे। परंतु अभी समय बदल चुका है और महिला और पुरुष सब बराबर ही काम कर रहे हैं। तो जो एक पिछड़ापन था, वो पिछड़ापन से निकल के बाहर अब महिलाएं भी काम कर रही है, कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है और साथ चल रही है जी। आपके संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे? संघर्ष लोग पूछ चुके हैं, सॉरी, ठीक है। अप्रिसिएशन, ठीक है। इतने सालों में काम करने के बाद आपको क्या कुछ अप्रिसिएशन मिला है जिसको देख करके आपको लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ सही डायरेक्शन में जा रहा है, और ये लोग अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही काम हो रहा है? जी हाँ, एक समय था कि जब समाज इस काम को नज़रअंदाज करते थे, परंतु अब समाज यही काम को आज शाबाशी देते हैं, ये काम को आज प्रोत्साहित करते हैं। आज जैसा हमारा उड़ीसा सरकार हो गया, भारत सरकार हो गया, और हमारे जिस तरह से मैंने राज्यपाल को अपने हाथों से खाना खिलाया है, गुवाहाटी के मैं सीएम को मैं अपने हाथों से खाना खिलाई हूँ, मेरी कॉम को मैं अपने हाथों से खाना खिलाई हूँ, हेमा मालिनी जी को अपने हाथों से खाना खिलाई हूँ, अमित शाह जी को अपने हाथों से खाना खिलाई हूँ। तो आज एक बहुत गर्व महसूस होता है कि जहाँ हम छोटे स्तर से निकलकर आज अपने खान पान के द्वारा ही मैं उनको अपना खाना, अपना सब कुछ दे पाई हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज उस चीज़ को लेकर लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं और जो बोलते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती, परंतु महिला हर कुछ कर सकती है। बस उसे घर से निकलना है, अपने मन को स्थिर करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने कामों को आगे बढ़ाना है।
जी, आप महिलाओं की बात कर रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आदिवासी महिलाओं को लेकर के आपका क्या एम है आने वाले कुछ सालों में? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिला कोई भी हो, चाहे वो आदिवासी महिला हो या फिर जनरल महिला हो, जी। वो अपने ताकत को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और आगे बढ़े। और जिस तरह से कहते हैं कि महिलाओं को कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन महिला हर कुछ कर सकती है। और जैसा एक उद्यमी उद्यमी जैसा हम बनते, घर में कोई भी चीज़ एक काम करने का हम उद्यम करते हैं, उसी तरह से एक उद्यमी भी बना जाता है। और हम काम जिस तरह से करते हैं, छोटे छोटे काम को आप अपने घर में बनाइए या फिर बाहर उस काम को लेकर आप जा सकते हैं। तो आप मशरूम कर सकते हैं। आप उसमें जैसा हम अगर जंगल में है तो हम मधु का रस संग्रह कर सकते हैं। और हमारा जिस तरह से हम कैंडल वगैरह बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं। जैसा महिलाएं होंगे, वर्मी कंपोस्ट हम बना सकते हैं जो जैविक खाद है। महिला जिस तरह से होता है कि गांव में जो हमें मिलता है, शहर में जो मिलता है, हम उस काम को करें। अगर गांव में है तो सारी महिला गोबर एक जगह इकट्ठा करे, उसे सुखाए, उसे जैविक खाद बनाए। और अगर हम जंगल में हैं तो अगर हम उसको मधु का रस हमको संग्रह कर सकते हैं, मशरूम बना सकते हैं। तो ऐसा बहुत तरह से पद्धति है, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। इतने सालों से आप झारखंड राज्य में भी काम कर रहे हैं, तो झारखंड राज्य की अगर बात करें तो ट्राइबल कल्चर को लेकर के यहाँ कितनी जागरूकता है? झारखंड राज्य में ट्राइबल कल्चर को लेकर बहुत हद तक जागरूकता है जी। अन्य राज्यों के अलावा। जैसा हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखते हैं जहाँ हमारा ट्राइबल ज़्यादा है, परंतु झारखंड में बहुत ज़्यादा है, जागरूकता बहुत ज़्यादा है। आज भी लोग यहाँ के संस्कृति के नाम पे हर कोई घर से बाहर निकलते हैं, वो वेशभूषा में आते हैं, वो परिधान पहनते हैं, जो कि दूसरे राज्यों में देखने को बहुत कम मिलता है। जी। अगर किसी भी कल्चर की बात करते हैं तो उनमें उनका डायलेक्ट्स भी आता है। और अगर हम जनजातीय भाषाओं की बात करें तो कई सारी भाषाएं हैं जो विलुप्त प्राय हैं, जैसे कि यूनेस्को में अभी भी रोहरी भाषा है, उसको विलुप्त प्राय की श्रेणी में डाल दिया है। तो क्या कुछ कारण रह रहे हैं कि ये जो भाषाएं हैं, जो मदर टंग है लोगों की, वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है? मदर टंग जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसका एक कारण ये भी है कि हम बाहरी भाषाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जी। परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि हर घर में माँ अपना जो भाषा है वो भाषा जरूर बोले। अगर वो नहीं भी बोल पाती है तो वो सीखे और अपने बच्चों को सिखाए। घर में हम जो भाषा बोलते हैं, घर में अगर हम अपना भाषा को बोलेंगे तो वो भाषा कभी विलुप्त नहीं होगा। उसके साथ जैसा एक बच्चा परवरिश करता बढ़ता है तो उसके साथ वो क्या होता है, 2-3 भाषा को एक साथ सीखता है। तो अपनी जो भाषा है, अपने भाषा को, इसीलिए मेरा हर किसी से अनुरोध रहेगा कि भाषा घर से ही शुरुआत होना चाहिए। घर में अगर भाषा बोली जाएगी तो भाषा हर बच्चा घर घर में सीखेगा। और अगर उसका उम्र गुजर भी गया है तो भाषा कोई भी उम्र में सीखा जा सकता है। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए एक पहचान बनाने के लिए। मान लीजिए हम एक उराम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, कोई हमें बोलता है उराम भाषा से आप अपना परिचय दीजिए, तो हमें सोचना पड़ता है। तो इसीलिए हर घर में अपना भाषा बोलना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ासतौर पे ये माँ के ऊपर ज़्यादातर लागू होता है। माँ ही है जो हर भाषा बच्चों को सिखाती है। जी। अगर ये तो है कि एक चीज़ है कि मातृभाषा है, तो अगर घर पे इसको सिखाया जाएगा तो ये बच सकता है। लेकिन इसके अलावा सरकार से क्या कुछ आपको लगता है कि हेल्प होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ जनजातीय भाषाओं को ऐड कर दिया जाए, इस तरीके के कुछ और आपको लगता है कि ऐड होना चाहिए? क्योंकि जनजातीय भाषा ऐड हो रहा है और हर जगह स्कूल में भी एक जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर हर एक क्लास चलता है। और आगे के लिए भी हम वही चाहेंगे, सरकार से ये चाहेंगे कि जो लोकल माने जनजातीय भाषा है उसको आगे बढ़ावा दिया जाए। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं, जिससे कि जो आदिवासी महिलाएं नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाएं हैं वो जुड़ करके इसका लाभ उठा सकती हैं। आज आप ऐसे सरकार के कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? खासतौर पे भारत सरकार का बहुत सारा योजना जो कि उद्यमी बनाने के लिए मदद करता है, उसमें खासतौर पे एक है एमएसएमई के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसके द्वारा से कोई भी उद्यमी बनना चाहता है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हुए वो सामने आए और सारा स्कीम का लाभ उठाए, जिसमें सरकार पीएमईजीपी हो गया या फिर मुद्रा लोन हो गई, इस तरह से बहुत सारा स्कीम जो कि आया हुआ है, उसमें हर युवक महिला उसमें अपना लोन लेके अपना काम कर सकती है। छोटे काम से लेके
छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक इसमें लोन दिया जाता है। और जिस तरह से NSIC हो गया, MSME हो गया और ट्राइफिट के माध्यम से बहुत सारा स्कीम और योजना चलता है, जिस तरह से आगे इसमें जुड़ के हम काम कर सकें। जी, इतने सालों से काम करने के बाद क्या आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि जो स्तर था लोगों का पहले और अब में उसमें बदलाव आ चुका है, जितना आप कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से लोगों में परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं? जी हाँ, पहले और अभी में बहुत फर्क आया है और परिवर्तन बहुत ज़्यादा आया है। अभी लोग सारे स्कीम के बारे धीरे धीरे जान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार बहुत सारी योजना तो बनाती है, परंतु जागरूकता नहीं होने के कारण लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। परंतु जिस तरह से आप सामान्य एक बैंक में अगर जाएंगे तो आपको एक बैंक मित्र मिलेगा जो आपको मदद करे, आपको बताए कि किस तरह से आपको जाना है। उसी तरह से हर डिपार्ट में आप जाइएगा, उसमें आपको एक हेल्पिंग डेस्क आपको मिलेगा जो आपको मदद करेगी। तो इसीलिए जो भी है सरकार योजना लाती है, वो सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचती ही है। जी, अगर किसी भी विषय पे हम जागरूकता फैलाने के लिए काम करते हैं ना, तो किसी एक इंसान का अगर आप हम सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि अगर ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, इन सारे मतलब जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो जैसे आप किसी भी एक सक्सेस स्टोरी को अगर आज बताना चाहें कि इस तरीके से इस महिला की ज़िंदगी में इतने सारे परिवर्तन आए, तो अगर आप कोई ऐसा कोई बताना चाहें स्टोरी। जी हाँ, हमारे वहाँ एक महिला है जो कि बहुत कम पढ़ी लिखी है, 2 या 3 क्लास तक पढ़ी लिखी है, परंतु उसको पैसा का हिसाब किताब करना बहुत अच्छी तरह से आता है। जी, तो वो छोटे छोटे मसाले भी वो अपने घर में बनाती है, जिसे मैंने ट्रेनिंग दिया है। वो मसाले बनाकर वो उसे एग्जीबिशन में बेचती है। तो उस तरह से जिस तरह से एग्जीबिशन में बेचती है, और वो एक समय में हमेशा उसको लगता था कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, परंतु मैं ये बोलना चाहूँगी महिलाएं हमेशा से हिसाब किताब में समझदार होती है। जिसे पैसा जोड़ना आता है उसे हर काम भी करना आता ही है। तो उस तरह से महिलाएं जो कि कम पढ़ी लिखी भी है, अगर वो उद्यमी बनना चाहती है तो अपने कामों को आगे बढ़ाए। जो भी काम चाहे वो छोटे से मसाला हो, जिस तरह से ट्रेनिंग में हम बताते हैं कि मसाला कूटा और भुना मसाला हम घर में कैसे बनाते हैं, घर घर मसाला बनता है, घर घर फिनाइल बनता है, घर घर जो फिनाइल का इस्तेमाल होता है। तो छोटे छोटे ट्रेनिंग जो हम करते हैं और देते हैं, तो महिलाएं उस तरह से हमारे उस तरफ कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी अगर है तो वो अगर काम करे, और काम करते करते आज वो बाहर निकलती है, और वो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज जिस तरह से राज्य स्तर से निकलकर आज वो विदेश तक महिला जा रही है। लेकिन उसे पैसा जोड़ना मालूम है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल मालूम है, और इस तरह से उस तरह काम किया जाता है। तो कुछ महिलाएं ऐसे ही है हमारे उधर जो कि मसाला अपना बहुत फेमस है, मसाला को लेकर वो काम कर रही है और उनका जीवन बदला है। जी, जीवन बदला है। आज उनका एक परिचय भी है, और परिचय भी है और लोग उनको आज पहचान रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास हैं जिससे कि बदलाव आ सकता है, जैसे कि आपने बताया पापड़, अचार, मसाला, ये सब बना सकते हैं। इसके अलावा एक मशरूम कल्टीवेशन है। अगर किसी भी एक विषय को अगर हम थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताएं, जैसे मान लीजिए मशरूम कल्टीवेशन है, तो उसको यदि कोई महिला जो है वो ऑप्ट करना चाहती है, इसमें काम करना चाहती है, उसका क्या प्रोसेस होता है? आप लोग ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाते हैं और वो कल्टीवेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है? ट्रेनिंग में जैसा एक महिला अगर मशरूम बनाना चाहती है तो हम लोग खासतौर पे 20 से 30 महिलाओं का ट्रेनिंग देते हैं। जैसा एक महिला को सिखाना और 20 महिला को सिखाना, तो एक ही ट्रेनिंग में वो पूरा हो जाता है। तो उसमें बताया जाता है कि किस तरह से पुआल को सुखाया जाता है, उसका स्पम्प कैसा यूज किया जाता है, उसको कैसा बांधा जाता है, उसको स्वच्छता कैसा रखा जाता है, और बेड जो बोलते हैं एक बनाते हैं हम उसका, तो बेड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितने दिन में वो निकल के आता है, ये सारा ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। उनको मार्केटिंग कैसा करना है, जैसा हम मशरूम की बात करते हैं, मशरूम अगर एक दिन में अगर वो नहीं बिका तो मशरूम खराब हो जाता है। तो उसे हम क्या करते हैं, ड्राई मशरूम के आकार में भी उसे हम मार्केट में भेजने के लिए तैयार करते हैं। तो उसका हाइजीनिक कैसे मेंटेन करना, वो सब कुछ सिखाया जाता है। और आज के समय में जितना भी प्रोटीन पाउडर है वो मशरूम पाउडर से ही बनता है। जी, तो इस तरह से सब ओवरऑल सारा ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस तरह उसको संरक्षित करना और किस तरह उसे मार्केट तक पहुंचाना है। तो आप फील्ड वर्क भी करती हैं, आप खुद जाकर के महिलाओं के साथ काम करती हैं? जी हाँ। जी, और आपके साथ में कोई टीम भी है, अगर जिनका अपना इतनी पूरी जर्नी में कुछ लोग रहे हों जिनका क्या आप आज नाम लेना चाहें कि इनके कारण यहाँ तक आज पहुँच रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि जैसा देखिए मशरूम में हमारे वहाँ पे 300 महिला काम करती है, एक यूनिट में 300 महिला काम करती है,
और उस महिला वहाँ पे जो महिलाएं 300 महिला काम करती है, और जिस तरह से जैविक खाद हमारा बनता है उसमें भी हमारे 14-15 महिलाएं काम करती है। और आज तक कुछ हमारा टीम है जो कि जैसा हम 18 राज्यों में काम करते हैं, तो अपने अपने राज्यों में जैसा हमारा सिक्किम से लेकर हम उड़ीसा तक की अगर बात करते हैं, तो हर जगह हम अपना अपना एक कोऑर्डिनेटर बना के रखे हैं जो कि अपने अपने टीम को वो संभालते हैं, अपने अपने टीम को वो काम करते हैं। और ख़ास तौर पे हम जिस तरह से काम करते हैं, काम के बीच में हमारे महिलाएं तो काम करती हैं, लेकिन महिलाओं के साथ हमारे कुछ पुरुष साथी भी जो जुड़े हुए हैं, जो हमें भी काम में सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। तो जिस तरह से हम चैम्बर से जिस तरह से जुड़े हुए, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज हमें भी एक मौका दिया है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारे एक युवा भाई हैं सुबीर पॉल जी, जो कि हर महिलाओं के लिए, हर आदिवासी लोगों के लिए किस तरह से काम होना है और किस तरह से आगे लेके चलना है, और मुझे आगे बढ़ाने में, सक्सेस में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है शिक्षा। अगर हम अपने ही राज्य की बात करें तो शिक्षा की क्या स्थिति है, खास करके महिलाओं को लेकर के झारखंड राज्य में? शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और महिलाओं के अंदर, जैसा खास तौर पे आदिवासी महिलाओं में शिक्षा की तो बहुत ही कमी है। इसीलिए हर किसी से विनम्र अनुरोध है कि कुछ करे या ना करे, बेटियों को तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि एक स्लोगान भी हमारा केंद्र सरकार के में चलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला। तो इस तरह से हर बेटियों को घर घर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को तो आगे बढ़ाना ही है, और ये कोशिश हमारा हमेशा रहे, शिक्षा रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने बातों को रख पाएंगे, और लोगों को हम बता भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे, काम भी करा पाएंगे। जी, जब हम औरतों की शिक्षा की बात करते हैं और औरतों के घर से बाहर निकल के जॉब करने की बात करते हैं, तो एक तरफ तो एम्पावरमेंट हो रहा है, बट आज एक फेमिनिज़म का दूसरा रूप ये भी है कि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो औरतें बहुत पढ़ी लिखी हो करके भी खुद ऑप्ट करती हैं कि जॉब नहीं करना है, शायद प्रेगनेंसी के बाद, या हो सकता है कोई भी कारणवश वो अगर जॉब नहीं करना चाहती हैं, तो उनको ये भी सुनने के लिए मिलता है कि आप सीट वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना कैलिबर वेस्ट कर रहे हैं, आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं जॉब। तो इसको आप कैसे देखते हैं? महिलाएं जो है अपने क्वालिफिकेशन को हमेशा वेस्ट जाया कर देती है, परंतु उन्हें जाया नहीं करना चाहिए। अपना वो एक हथियार होता है, महिलाओं का वो एजुकेशन एक हथियार होता है जिसको इस्तेमाल करना ही चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। मान लीजिए कि हम काम नहीं किए या नौकरी हम नहीं किए, फिर भी हम उसको इस्तेमाल कैसे करें। अगर हम नौकरी नहीं कर पा रहे, सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे, जैसा हम दो रास्ता चुनते हैं, एक तो नौकरी का और एक है उद्यम का। तो हमें एक उद्यमी किस तरह से बनना है, अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में रह के भी हम काम कर सकते हैं। तो घर में रह के जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं, तो एक उद्यमी बने। मेरा एक स्लोगान भी यही रहेगा कि हम किसी के चाकरी या नौकरी ना करें, वरना एक मालिक बने जो कि एक उद्यमी ही एक मालिक बन सकता है। तो आज हम सरकार के पास बोलते हैं कि हम आज बेरोजगार है, सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है, तो मेरा एक ही मानना होगा कि हम घर घर गली गली एक उद्यमी बने, ताकि हम खुद भी एम्पावरमेंट जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उसके साथ हम लोगों को, दूसरों को भी हम रोजगार दे सकते हैं जी। तो यही एक उद्देश्य रहेगा कि जिस तरह से हम एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं, उद्यमी के लिए बात करते हैं, तो हर गली में एक उद्यमी जरूर बने और खुद भी जिए और दूसरों को भी जिलाए जी। आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको आप आदिवासी संस्कृति को लेकर के और उसके संरक्षण को लेकर के, उसको समृद्ध करने को लेकर के अगर आज कुछ कहना चाहें तो क्या होगा? आज एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, खास तौर पे कि सरकार हमें एक मौका जरूर दे कि उद्यमी बनाने में सहज तरीके से किस तरह से उद्यमी बने और आगे हम बढ़ पाए। क्योंकि हम नौकरी और रोजगार जो करते हैं, नौकरी की ओर जो हम दौड़ रहे हैं, आज हम नौकरी हमारे पास आज नहीं है, परंतु हम आज खुद ही एक मालिक बन सकते हैं और मालिक बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जिलाते हैं। आज हमें रेवेन्यू जैसा हम जनरेट कर पाए, तो उसके लिए हमें बहुत सुंदर एक मौका भी मिलता है। और देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने कामों पे भरोसा रखिए और एक मालिक बनने का हमेशा कोशिश कीजिए और उद्यमी एक जरूर बनिए।
तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और एम्पावरमेंट को लेकर के तो आपने संदेश दिया, लेकिन ट्राइबल कल्चर को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें कि वो कैसे बच सकता है? हमारा ट्राइबल कल्चर जो है बहुत ही सुंदर है, परंतु ट्राइबल कल्चर को जो हम छुपाते हैं उसे ना छुपाए, उसे दुनिया के सामने पेश करें, दिखाए, बताए। जी। एक कॉन्सेप्ट आता है फ्यूजन का, जो अभी देखने के लिए मिलता है कि आदिवासियों का जो भी कल्चर है, मान लीजिए उनका अटायर है, तो उनका हम फ्यूजन वर्जन देखते हैं कि अब वो नए अर्बन स्टाइल बोल देंगे उसको, या फिर क्यूजीन में भी कुछ ऑथेंटिक डिशेज़ हैं और उसमें कुछ और ऐड करके उसका फ्यूजन डिश बना देते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छा तरीका है कि चलो कुछ तो पास ऑन हो रहा है, कुछ तो लोगों के पास जा ही रहा है, मतलब आदिवासी का ही, या फिर उसको आप ऐसे देखते हैं कि ये कल्चर को हानि पहुँचा रहा है? हाँ, एक तरह से जो ऑथेंटिक है उसको वैसा ही प्योर रहना चाहिए जी। परंतु उसे अभी के समय में जो युवा पीढ़ी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करने के लिए उसका एक नया नया वर्जन एक आ रहा है। पर जैसा बोलते ओल्ड इज गोल्ड ना, एक समय आएगा, वक्त आएगा, वो घूमते हुए जो अपना उसका स्थिति था, वो स्थिति, वो स्वाद, वो चीज में वो पहुंच ही जाएगा। तो उसके लिए कोई दो मत नहीं है। आप उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी रूप में एक्सेप्ट कीजिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ट्राइबल कल्चर को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों को लेकर के आते हैं जो किसी न किसी तरीके से समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्रयासरत हो। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार।